Today we're going to start a new chapter that is antonyms and synonyms. तो आज हम एंटोनियम और सिनोनियम पढ़ेंगे। देखो सिनोनियम की स्टार्टिंग हो रही है एस से, तो एस मतलब सिनोनियम और एस से की सेम, यानी जिनके मीनिंग वर्ड्स के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम सिनोनियम बोलते हैं और अपोजिट मीनिंग वालों को हम एंटोनियम बोलते हैं। तो एंटोनियम, अ टिपिकल फ्रॉग हैज टाइनी टीथ, अ वाइड माउथ, a narrow body and a long legs. It may look weak in appearance, but on the contrary, its mouth is large enough to swallow its prey in one go. तो देखो उसके टाइनी टीथ होते हैं बहुत छोटे छोटे और उसका माउथ बहुत वाइड होता है, नैरो बॉडी है, बॉडी को छोटी सी है और उसके लेग्स बहुत बड़े बड़े। उसका अपीयरेंस तो बहुत क्या लगता है, वीक, कमजोर लगता है, पर उसी साइड उसमें इतनी क्या है, उसका माउथ उतना बड़ा होता है कि जो उसे खाना है, प्रीडेटर जिसको प्रे करके मार के खाना है, वो उसको एक बारी में ही स्वेलो यानी गटक सकता है। द फ्रॉग्स लेग्स आर स्ट्रॉन्ग, जो फ्रॉग के लेग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड इज नीड्स टू लीप एवरी नाउ एंड देन, बट इट इज द फ्रॉग्स शॉर्ट पैडेड फ्रंट लेग्स दैट एब्सॉर्ब द शॉक ऑफ लैंडिंग। इट शुड बी नोटेड दैट द फ्रॉग इज नेकलेस। तो देखो हम देख सकते हैं क्या होता है, इसकी गर्दन ही नहीं होती, तो नेकलेस है। It goes through various changes in its journey to adulthood, from a egg to a tadpole to a frog. तो ऐसे ही इसका भी प्रोसेस होता है, पहले tadpole बनता है और फिर बड़ा frog बनता है। Did you notice the following words and the ways they are used in the passage? तो देखो आप ये वर्ड्स देख सकते हो कैसे ये वर्ड पैराग्राफ में यूज किए गए हैं। टाइनी लार्ज, लॉन्ग शॉर्ट, वाइड नैरो, वीक स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या है, ये एंटोनियम्स हैं, क्योंकि इनके मीनिंग क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट है, एक दूसरे से उल्टे हैं। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम बोलते हैं एंटोनियम्स। जैसे रफ और स्मूथ, तो रफ मतलब क्या होगा, बहुत ही रफ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, और स्मूथ बहुत ही सॉफ्ट सा। तो ये क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट है। तो ऐसे ही वर्ड्स जो होते हैं उन्हीं को हम एंटोनियम्स बोलते हैं। तो जैसे लार्ज का क्या हो जाएगा, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा वीक। तो अब एंटोनियम्स फॉर्म कैसे होता है, तो हम इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ देते हैं, यानी हम इनमें पहले भी कुछ वर्ड में ऐड कर सकते हैं और वर्ड के बाद में भी। तो पहले हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं, यानी पहले, प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, तो आई एल जोड़ेंगे। द कार वॉज पार्क्ड, लीगल में हमने क्या जोड़ा, इल लगा दिया, तो इलीगली यानी वहां पर खड़ा करना वो सही नहीं था। Even though the government is making efforts to educate people, there are still a large number of people who are illiterate. यानी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी कि सब लोगों को पढ़ा सके, पर अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो इलिटरेट हैं, जो अनपढ़ हैं, यानी उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। अब हम आई आर जोड़ेंगे। तो एन इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड क्रिएट्स प्रॉब्लम, कि जो इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होता है, लोगों का बात करने में अच्छे से नहीं बोलते, तो क्या होता है, उनको उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट हो सकती है। ऐसे ही इरिपेरेबल, इरेगुलर, ये सभी हमने किससे बनाए, आई आर प्रीफिक्स को ऐड कर। अब हम सफिक्स जोड़ेंगे, यानी सफिक्स, प्रीफिक्स पहले, अब हमें सफिक्स को बाद में ऐड करना है। तो जैसे यूजलेस, होपफुल, होपलेस, केयरफुल। तो व्हाट आर यूजलेस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कि कितना रिसोर्सेज तो मिल रहा है पर तुम इसको कितना घटिया यूज कर रहे हो, इसी अच्छा सा यूज करो इसका, तो यूजलेस। यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल while using sharp objects such as blades and knives. तो जब तुम ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज करते हो तुमको केयरफुल रहना चाहिए, कहीं ब्लेड इधर उधर हो गया तो फिर कुछ नुकसान हो जाएगा। तो हाउ कैन यू बी सो केयरलेस अबाउट योर हेल्थ, कि अपनी हेल्थ को लेकर तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, बाय यूजिंग अ वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग। अब हमें ऐसा वर्ड यूज करना है जिसका मीनिंग अपोजिट हो। इनोसेंट और गिल्टी, इनोसेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही मासूम, और गिल्टी क्या होता है कि जिसने वो दोष कराए। तो इट इज अनफेयर टू पनिश द इनोसेंट फॉर समथिंग दैट दे हैव नॉट डन। तो ये तो बुरा है कि जो इनोसेंट है, जो मासूम है, आप उनको पनिश करो। द गिल्टी एक्सप्रेशन ऑन द फेस ऑन द थीफ प्रूव दैट ही वाज लाइंग। तो जो गिल्टी एक्सप्रेशन था वो डरा हुआ था, जो उसके फेस पर साफ साफ दिख रहा था कि जो ठीक है, जो चोर है वो झूठ बोल रहा है। तो ये दोनों ही क्या है, इनके मीनिंग बिल्कुल ही अलग है, अपोजिट है। ऐसे ही वर्ड्स को हम एंटोनियम बोलते हैं। और हम प्रीफिक्स और यानी उनके स्टार्टिंग में ऐड करके, बाद में ऐड करके भी हम कुछ वर्ड्स बना सकते हैं। अब आता है सिनोनियम। ऐसे हम सिनोनियम से समझेंगे स्टोरी के थ्रू। देयर वाज अ वेरी नैरो वाइड ब्रिज ओवर अ रिवर। ये बहुत ही नैरो
और ब्रिज है, देखो नैरो सा ब्रिज है। वन डे अ बोट वाज क्रॉसिंग दिस ब्रिज, तो एक दिन जो बोट है वो उसको क्रॉस कर रही थी। जस्ट व्हेन ही रीच इन द मिडल ऑफ द ब्रिज ही मेट अनदर बोट। देखो एक बोट इधर से आ रही है, एक बोट इधर से आ रही है। जब वो बीचों बीच पहुंच जाती है, वो देखती है कि वहां पर एक और बोट है। देयर वाज नो स्पेस फॉर देम टू पास ईच अदर। तो वहां पर वो फंस जाते हैं, स्पेस नहीं है, ना वो इधर उधर से नहीं जा सकते। गो बैक ही सेड टू द अदर बोट, देयर इज नो स्पेस फॉर बोथ ऑफ अस। तो एक बोट बोलती है कि पीछे जाओ, यहाँ पर हम दोनों के लिए स्पेस नहीं है। व्हाई शुड आई गो बैक, सेड टू द अदर बोट। तो दूसरी बोट बोलती है कि मैं क्यों जाऊं, व्हाई डोंट यू गो बैक, फिर तुम क्यों नहीं पीछे जाती। यू मस्ट गो बैक सेड द फर्स्ट बोट बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। तो फर्स्ट बोट बोलती है कि तुम्हें ही पीछे जाना होगा क्योंकि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यू आरंट माइटर देन मी सेड द सेकंड बोट। तो सेकंड बोट बोलते हैं कि नहीं नहीं, भले ही तुम स्ट्रॉन्ग हो पर तुम मुझसे ज्यादा चालाक नहीं हो। वी विल सी अबाउट दैट सेड द फर्स्ट गोट एंड ही लोअर्ड हिज हॉर्न्स टू कॉल द अदर गोट। तो क्या करके अपने हॉर्न सींग से दूसरे में लड़ने लगती हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। स्टॉप सेड द सेकंड गोट, इफ वी फाइट वी शैल बोथ फॉल इनटू द रिवर एंड ड्राउन। तो दूसरी गोट बोलती है कि देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, अगर हमारा बैलेंस बिगड़ गया तो हम दोनों ही इस ब्रिज से नीचे गिर जाएंगे। इंस्टेड आई हैव अ सोल्यूशन, इसको छोड़कर मेरे पास एक सोल्यूशन है। आई शैल लाई डाउन एंड यू मे क्रॉस ओवर मी, कि मैं नीचे बैठ जाती हूँ और तुम मेरे ऊपर से चली जाना। द वाइज गोट ले डाउन ऑन द ब्रिज एंड द अदर गोट वॉक्ड लाइटली ओवर इट। तो जो वाइज थी वो बैठ गई और दूसरी गोट उसके ऊपर से चली जाती है। दे पास्ड ईच अदर एंड वेंट ऑन देयर वेज। तो वो पास भी कर लेती है और वहां से चली भी जाती। तो some words are highlighted in the above story. These are middle, stronger, fault and solution. तो ये वर्ड्स है, इन्हीं को दोबारा से इन्होंने स्टोरी रिपीट करी है और उन वर्ड्स की जगह देखो मिडिल की जगह इन्होंने सेंटर यूज कर दिया, फिर स्ट्रॉन्गर की जगह पावरफुल वर्ड यूज करा है, फॉल्ट की जगह स्टॉप और सोल्यूशन की जगह आंसर यूज करा है। तो सेम स्टोरी लिखी है उन्होंने ये बताने के लिए कि हम सेम बात बोल सकते हैं अलग अलग वर्ड्स को यूज करके भी। देखो सोल्यूशन, आंसर, तो मीनिंग तो सेम ही है। स्ट्रॉन्गर मतलब पावरफुल, स्ट्रॉन्ग होता है। मिडल यानी सेंटर और हाफ मतलब स्टॉप। तो ये क्या है, वर्ड्स अलग अलग है पर इनके मीनिंग सेम है, ये सेम चीज बोलने के लिए यूज हो सकते हैं। तो a word that has the same or nearly similar meaning to that of the other word called synonym. तो जिनके सेम मीनिंग होते हैं उन्हीं को हम सिनोनियम बोलते हैं। तो members of the public joined in the contributing for a social cause. Read the sentence. तो देखो इसी को हमने दोबारा लिखा है, members of the public united to contribute. तो joined और united मतलब सेम ही है, इनके मीनिंग सेम है। तो एक्सपेंसिव और कॉस्टली, तो एक्सपेंसिव भी महंगा होता है और कॉस्टली भी महंगा है। लिविंग इन द सिटी इज मोर कॉस्टली देन लिविंग इन विलेज। तो जो सिटी में रहना है वो ज्यादा महंगा होता है जो हम विलेज में रहते हैं। तो इन दोनों का भी मीनिंग क्या है, सेम है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग दोनों का मतलब भी सेम है। तो जो वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिनोनियम। तो इसी के साथ तो चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप बच्चा आपको दोनों ही डिफरेंस समझ आया होगा। सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स और एंटोनियम मतलब जिनका मीनिंग क्या होता है, एक दूसरे से अपोजिट होता है, बिल्कुल ही उल्टा होता है। आई होप आपको सब चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।